तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि मुझे खुद सीखना था काफ़ी टाइम से। जब से मैं कॉलेज में था, जब से मैंने जावा सीखना स्टार्ट किया था, तब से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जावा में pom.xml फाइल के अंदर बहुत सारी अपने डिपेंडेंसीज़ वगैरह ऐड करते हैं, राइट। जब भी कोई मेवन प्रोजेक्ट बनाते हैं, डिपेंडेंसीज़ वगैरह ऐड करते हैं। इनिशियली मेरे को याद है, जब हम लोगों ने पहली बार जावा सीखी थी, तो हम लोग क्या करते थे, उस टाइम पे पॉम यूज़ नहीं करते थे, राइट। मतलब जब जावा सीखते हैं, जावा में पॉम नहीं होती, सिंपल जावा में, राइट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जो जार फाइल होती है, अगर हमको किसी एक्सटर्नल जार फाइल को यूज़ करना है, लेट से जो मैंने सबसे पहले यूज़ करी थी जब हम लोग जावा से डीबी कनेक्ट कर रहे थे, राइट। तो उस टाइम पे ODBC करके एक जार आती थी, राइट। तो हम लोग उसको इंपोर्ट करते थे पहले, एंड देन फिर हम लोग उस जार के मेथड्स को यूज़ कर सकते थे, राइट। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमको पता लगा कि भाई जावा के अलावा भी आगे दुनिया है, जावा के आगे हमारे मेवन प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो हम लोग ये जार इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। उसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग pom.xml। तो pom.xml पता लगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जिसमें हम लोग अपनी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह सेट कर सकते हैं, डिपेंडेंसीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, राइट। तो उस टाइम पे काम करते करते एक ऐसा थॉट आया था कि यार हम लोग अपनी खुद की लाइब्रेरीज़ कैसे बना सकते हैं, हम लोग कस्टम लाइब्रेरीज़ कैसे बना सकते हैं। क्यों ना मैं एक ऐसी लाइब्रेरी बनाऊं जो बाकी लोग भी यूज़ कर सके, राइट। बट उसके बाद फिर वो चीज़ डाउन हो गई, उसके बाद वो चीज़ का ध्यान नहीं आया, फिर कभी अपने काम में लग गए थे। बट अभी रिसेंटली जब मैंने लास्ट वीडियो आपको पता होगा मैंने किसके ऊपर बनाई है, मैंने बनाई है स्प्रिंग AOP के ऊपर, राइट। सो जब मेरे को AOP के बारे में पता लगा तो मैंने कहा अरे ये तो एक बहुत बढ़िया तरीका है कि हम लोग अपनी कस्टम एनोटेशंस वगैरह बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर आपने वो वीडियो देखी है स्प्रिंग AOP वाली, तो मैंने उसमें बता रखा है कि हम लोग कस्टम एनोटेशंस कैसे बनाते हैं, राइट, उनके एस्पेक्ट्स कैसे बनाते हैं। और अगर वीडियो नहीं देख रखी है तो इधर उस वीडियो का वो आ रहा होगा आई बटन पे, तुम्हारा उसका लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगा, आप जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो उससे आपको पता लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कैसे अपनी कस्टम एनोटेशंस वगैरह बनाते हैं। देन उसके बाद फिर हम लोग आज क्या करने वाले हैं, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था कि कस्टम एनोटेशंस कैसे बनाते हैं, तो बस उसी को ही यूज़ करके एक सिंपल सा छोटा सा मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसा हाई फाई नहीं है। तो मैंने ट्राई किया कि एक ऐसी डिपेंडेंसी बनाता हूँ, कस्टम डिपेंडेंसी बनाते हैं, ठीक है। और वो डिपेंडेंसी बेसिकली क्या करेगी, वो डिपेंडेंसी काम करेगी रीट्राई मैकेनिज्म का। तो बेसिकली आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज मैंने एक ऐसी डिपेंडेंसी बना रखी है रीट्राई मैकेनिज्म वाली, उसी को हम लोग आज देखेंगे कि हम लोगों ने उसको कैसे बनाया है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, ठीक है, कितनी वो कॉम्प्लेक्स है। वैसे उतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं, आपको समझ में आ जाएगी। और आपको समझाने के लिए ही मैंने वो इजी टॉपिक बना रखा है, इजी टॉपिक ले रखा है, ठीक है, ताकि आपको कस्टम एनोटेशंस भी समझ में आए अच्छे से, AOP भी दोबारा से अच्छे से समझ में आ जाए, और फिर अपनी खुद की डिपेंडेंसीज़ कैसे बनाते हैं वो समझ में आ जाए। और फिर एक एडिशनल बोनस कि उन डिपेंडेंसीज़ को हम लोग कैसे पब्लिश करते हैं, किसमें, मेवन सेंट्रल रेपोजिटरी में। आप लोग को याद होगा, जब भी आपको कोई डिपेंडेंसी चाहिए होती है आप गूगल करते हो, ठीक है। आप कहाँ जाते हो भैया, मेवन सेंट्रल रेपोजिटरी में जाते हो, वहाँ सर्च करते हो, अपनी डिपेंडेंसी मिल जाती है, ठीक है। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि हम लोग अपनी डिपेंडेंसी को कैसे पब्लिश करेंगे। बना तो लिया, चल हमने बना लिया, सबसे इजी काम है बना लिया, अब वो लोकल में पड़ी हुई है। अब आप चाहते हो उस डिपेंडेंसी को कोई और भी यूज़ करे, राइट। वो डिपेंडेंसी वाला टैग, आर्टिफैक्ट ID, ग्रुप नेम, है ना, ये सब लगाकर आपका कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी इंपोर्ट कर सके उसको। तो आज हम लोग वही सब देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे डिपेंडेंसीज क्रिएट करेंगे, कैसे फिर उनको हम लोग पब्लिश करेंगे। अच्छा, एक और बोनस मैं इस वीडियो में या फिर इस सीरीज़ में, क्योंकि मैं इसको पूरा एक वीडियो में कवर नहीं करूँगा, ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम लोग एक और बोनस वीडियो में ऐड करूँगा, जिससे कि मैं आपको बताऊँगा कैसे हम गिटहब के थ्रू डिपेंडेंसीज़ पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी एक और सरप्राइज़ है, कैसे आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है गाइज़ आप लोगों को वीडियो के अंदर। तो मैंने भी जस्ट अभी रिसेंटली सीख रखा है, इसलिए मैं भी इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, अच्छा जिनको नहीं पता, ये एक रेपोजिटरी है, मतलब यू कैन से दिस लाइब्रेरी LIBRBARY, ये एक रेपोजिटरी है जो कि मैं ही हैंडल करता हूँ। तो ये मैंने एक अपने सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी पूरी रेपोजिटरी, तो इसको मैं ही हैंडल करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, इसके अंदर मतलब और रेपोजिटरीज़ भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बट बाकी तो अभी काम की नहीं है, मैंने अभी लाइब्रेरी वाला इसके अंदर डाल रखा है। मैंने इसी के अंदर क्यों डाला, अपने बेसिक वाले जो गिटहब के अंदर है उसके अंदर क्यों नहीं डाल रखा, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो मैं गिटहब पैकेजेस से डिप्लॉय करने वाली बात कर रहा हूँ ना, तो वो चीज़ मैं उसमें करूँगा, और मैं जो मेवन सेंट्रल रेपोजिटरी में पब्लिश करूँगा वो मैं इस वाली लाइब्रेरी से करूँगा, ठीक है। और उसका रीज़न भी आपको पता लग जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया है,
ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, कोड की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोगों ने कोड में क्या किया है। ठीक है, मतलब हम लोग अब डिपेंडेंसी पब्लिश करनी है, बट वो डिपेंडेंसी भी तो पहले होनी चाहिए ना, बननी चाहिए ना। तो हम लोगों ने क्या बना रखा है, एक सिंपल से रीट्राई वाला मैकेनिज्म बना रखा है। अच्छा, रीट्राई मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको रीट्राई के बारे में बोलूँ, ठीक है, तो रीट्राई से मतलब क्या हुआ, रीट्राई का सिनेरियो क्या होगा, पहले आपको सिनेरियो समझना पड़ेगा। कोई भी डिपेंडेंसीज बनाने का आप सोचते हो, राइट, आपको पहले उसके सिनेरियोज समझने पड़ते हैं कि आपको वो चीज़ कहाँ लगानी है, कब लगानी है, क्या हो वो चीज़ ट्रिगर हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी और उसके बेसिस पे आप फिर अपनी डिपेंडेंसी लिखना शुरू करोगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, मैंने अभी रीट्राई में भी जो बना रखा है बहुत बेसिक बना रखा है, हम लोग बाद में फंक्शनलिटीज़ वगैरह और ऐड कर सकते हैं, बट अभी मेरे को जो बेसिक सूझा मैंने वो बनाया ताकि आपको भी चीज़ें समझ में आए। इधर हमारा मेन काम ये नहीं है कि हम कैसे एक अच्छी डिपेंडेंसी बनाएं। अच्छी डिपेंडेंसी बनाने के लिए तो आपको अच्छे कोडिंग प्रैक्टिसेस वगैरह ये सब चीज़ें हैं जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, लाइक एओपी वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, राइट। आज हम लोग फोकस करेंगे कि हम डिपेंडेंसी कैसे बनाएं और उनको पब्लिश कैसे करें, राइट। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इसमें डाला नहीं हुआ है, तो हम देखते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सिनेरियो क्या लिया है, ठीक है। अच्छा, जहाँ की जैसे मैंने बात करी रीट्राई मैकेनिज़्म की, राइट, तो रीट्राई मैकेनिज़्म से क्या लगता है आपको, रीट्राई मैकेनिज़्म मतलब हुआ कि हमको कुछ तो रीट्राई करना है, राइट। अब रीट्राई क्या करना है, अब लेट्स से आपको एक मैं सिनेरियो देता हूँ, ठीक है। आपके पास बहुत सारी एपीआईज़ हैं, ठीक है। मान लो आपके पास एक एम्प्लॉय ऐड करने की एपीआई है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, अपना एम्प्लॉय ऐड करना है, राइट। बट लेट्स से जैसे ही आपने वो एपीआई हिट करी, ठीक है, किसी ने भी वो एपीआई हिट करी या फिर किसी ने फॉर्म सबमिट किया, तो बैकएंड में वो एपीआई हिट हुई, तो वो डेटा कहाँ गया, एपीआई के पास गया। वो एपीआई ने डेटा को क्या किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसने क्या किया, उसको स्टोर किया। अब लेट्स से स्टोर करते टाइम मेरा डीबी डाउन हो गया, ठीक है। अब अच्छी एप्लीकेशन होगी तो डीबी ऐसे डाउन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मल्टीपल इंस्टेंस पे वो एप्लीकेशन रन करेंगे तो आराम से हैंडल होगा। मल्टीपल हमारे डीबी इंस्टेंसेस चलेंगे तो हमारा क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को फॉल्ट टॉलरेंट बना सकते हैं। बट लेट्स से सपोज कि मान लो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक सिस्टम की, ठीक है, लेट्स से हमारा सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है, तो तुम कैसे उसको थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हो या फिर उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो मेरा डीबी बंद था या फिर कोई भी ग्लिच की वजह से बस थोड़ी टाइम के लिए डीबी बंद हुआ और फिर खुद ही अप हो गया, बट जब हम लोगों ने वो एपीआई हिट करी थी तो वो वही टाइम था जब डीबी डाउन हुआ, ठीक है जी। अच्छा, तो वो एपीआई क्या करेगी, वो एपीआई हिट होगी जैसे ही, ठीक है, एपीआई पीछे जाएगी, बैकएंड में हिट करेगी, ठीक है, मतलब फ्रंट एंड हमारा बैकएंड को हिट करेगा, उस एपीआई को हिट करेगा, डेटा उसको देगा। अब क्या होगा, हम लोग डेटा को प्रोसेस करेंगे बैकएंड में और उसको फिर सेव करेंगे। अब लेट्स से सेव करते टाइम हमारा डीबी डाउन हो गया, ठीक है, तो अब क्या, अब वो डेटा क्या होगा, वो सेव होगा कि एरर आ जाएगा, ठीक है। और तब तक फ्रंट एंड वाला यूज़र क्या करेगा, वेट करेगा कि क्या करेगा, उसको कैसे पता लगेगा कि भैया पीछे तरह सेव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है कि जैसे ही डीबी डाउन हुआ हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर दें या फिर एक मैसेज थ्रो कर दें, जिससे कि यूज़र को पता लग जाएगा कि भाई हाँ पीछे कुछ गड़बड़ हुई है और डेटा स्टोर नहीं हो पाया है। देन फिर वो अलग से फिर दोबारा से फॉर्म सबमिट करके डेटा अपना सबमिट करेगा, ठीक है, ठीक हो गया जी। बट लेट्स से अभी आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन फॉल्ट टॉलरेंट बने, ठीक है, यूज़र्स को आपको खुश रखना है। तो यूज़र खुश कैसे होता है, जब वो एक बटन क्लिक करे उसका काम बन जाना चाहिए, राइट। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपको ये छोटी मोटी इश्यूज़ दिखते हैं, लाइक डीबी थोड़ी टाइम के लिए बंद हो गया या फिर मान लो कुछ टाइम के लिए बंद हो गया डीबी, तो आप कैसे इसको फॉल्ट टॉलरेंट बना सकते हो। एक सिनेरियो ये है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे ही सब यूज़र ने आगे से फॉर्म सबमिट किया, डेटा हम पीछे लेकर गए एपीआई में, उसने प्रोसेस किया, अब डीबी बंद है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज़र को वहाँ बता सकते हैं कि भैया हम लोग आपका डेटा स्टोर कर देंगे करके, ठीक है। हमने यूज़र को एक्नॉलेज कर दिया कि हमको आपका डेटा मिल गया, हम लोग डेटा स्टोर कर देंगे, तो यूज़र वेट नहीं करेगा, ठीक है। देन हम बैकएंड में क्या करेंगे, हम लोग रीट्राई मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, बार बार उस डेटा को डीबी में पुश करने का ट्राई करेंगे। अब लेट्स से मेरा डीबी 2 मिनट के लिए डाउन हुआ, तो मैंने एक रीट्राई मारा, ठीक है, दूसरा रीट्राई मारा और तीसरी रीट्राई में मेरा डेटा अप हो गया था, डेटा पुश हो गया, है ना। कितना ही सिंपल है, यूज़र को परेशान भी नहीं होना पड़ा, वेट भी नहीं होना पड़ा, उसका काम बन भी गया, ठीक है जी, ठीक है। एक सिनेरियो तो ये हो गया। अब इससे आपको क्या पता लगा, इससे आपको ये पता लगा कि हमको रीट्राई में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। हमको ये तो पता लग गया हमको करना क्या है, हमको बार बार एक चीज़ को हिट करना है, ठीक है, बार बार हमको एक चीज़ को ट्रिगर करना है, जो चीज़ फेलियर होगी हमको उसी चीज़ को ट्रिगर करना है, समझ रहे हो। डीबी ने हमको एक्सेप्शन दिया, हम लोगों ने डीबी को फिर से वो ट्रिगर किया, करेक्ट हो गया जी, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि हमको जो डीबी को ट्रिगर करने वाली मेथड है या फिर डीबी को ट्रिगर करने वाला कॉल है, उसको बार बार ट्रिगर करना है, फिर बार बार कॉल करना है,
ठीक है। तो इससे एक चीज़ पता लगी भैया कि हम लोग एक चीज़ को बार बार कर रहे हैं, मतलब कुछ तो लूप लगेगा। ठीक है जी, हमको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि रीट्राई के लिए हम लोग एक लूप लगा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब कितने बार रीट्राई करना है, तो एक एट्रीब्यूट हम लोग क्या ले सकते हैं, या फिर एक इसके अंदर वेरिएबल क्या आ सकता है कि हम कितने बार रीट्राई करें। ठीक है, मान लो अगर मैं कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, राइट, या फिर मैं कोई मेथड बना रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि यार ये मेथड अगर फेल होगा तो मुझे इतने बार उसको रीट्राई करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ़ रीट्राई सेट कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, और क्या सेट कर सकते हैं हम लोग, रीट्राइज के बीच का इंटरवल सेट कर सकते हैं हम लोग कि भैया रीट्राई होगा तो कितने देर के बाद होगा, है ना, हम लोग वो सेट कर सकते हैं। हम लोग वो भी सेट करेंगे आज। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा फैंसी बनाना चाहूँ, किसी को चाहिए कि भैया पहला रीट्राई इतने डिले के बाद हो, तो उसमें हम लोग इनिशियल डिले भी लगा सकते हैं। तो एक हम लोगों ने एट्रीब्यूट ये ऐड कर दिया जी। ठीक है। तीसरा, हम लोग एक एल्गोरिदम लगा सकते हैं कि हम लोग अपने रीट्राई को, जो नंबर ऑफ़ रीट्राइज हैं उनको किस हिसाब से आगे प्रोसीड करें। क्या हम 2 मिनट का, अगर पहला रीट्राई हुआ है अभी, उसके बाद 2 मिनट वेट करें, फिर दूसरा रीट्राई करें, फिर 2 मिनट वेट करें, फिर तीसरा रीट्राई, क्या हम ऐसा करें, या हम एक्सपोनेंशियली रीट्राइज को बढ़ाएं। अभी रीट्राई हुआ, ठीक है, 2 मिनट के बाद फिर रीट्राई हुआ, अब 4 मिनट के बाद रीट्राई होगा, फिर 8 मिनट के बाद रीट्राई होगा, फिर 16, 32 ऐसे करके बढ़ता रहेगा टाइम। ये हम लोग एक्सपोनेंशियली क्यों लगाते हैं, क्योंकि लेट्स से अगर हमारा कभी डीबी डाउन है तो मे भी कुछ भी इशू हो सकता है, लेट्स से कोई अलग इशू है या फिर कोई बड़ा इशू है, कोई ग्लिच ना है, कोई एक्चुअल इशू है जिसकी वजह से डीबी डाउन हो गया, तो हमारे पास टाइम हो। मान लो प्रोडक्शन में क्या होता है ना, अगर लेट्स से आपका डीबी डाउन हो गया, अगर ग्लिच की वजह से हुआ तो खुद ही वो इंस्टेंस हमारा क्या कर लेता है, अगर लोड बैलेंसर वगैरह लगा रखा है तो खुद ही हमारा एक नया डीबी इंस्टेंस चालू हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट वो जो चालू होगा वो कितने टाइम में चालू होगा, है ना। अब लोड बैलेंसर को डीबी चालू करने के लिए टाइम भी तो लगेगा, तो वो कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं है। वो डीबी जल्दी भी चालू हो सकता है, वो नेटवर्क ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, वो डीबी थोड़ा लेट में भी चालू हो सकता है ना। तो वो कोई फिक्स टाइम नहीं है हमारे पास। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस इज़ टू अप्लाई ए एल्गोरिथमिक इंक्रीमेंट बिटवीन नंबर ऑफ रीट्राइज, कि हम लोग क्या करेंगे, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके हम अपना टाइम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो एक एट्रीब्यूट हम ये लगाने वाले हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं इतना डीप में नहीं घुस रहा हूँ। ठीक है, मतलब डीप एज इन मैंने बस एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रखी है, एक एक्सेप्शन थ्रो करवाया है, और उस एक्सेप्शन के बेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना रीट्राई मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने करा क्या है। ठीक है, तो ये रेपोजिटरी वो है, और अगर आप देखोगे मैंने इसकी रीड में क्या लगा रखा है, हमने अपना डिपेंडेंसी बना के लगा रखा है। तो मैंने काम सारा ऑलरेडी कर लिया था, क्योंकि मुझे बहुत सारे इश्यूज़ आए थे इस डिपेंडेंसीज़ को बनाने में। मतलब जो हम लोग मैवन सेंट्रल में बनाते हैं ना, डिपेंडेंसी पब्लिश करते हैं, उसमें मेरे को बहुत इश्यूज़ आए थे, बहुत ज़्यादा। मैं आपके साथ सब डिस्कस करूँगा। गिटहब से पब्लिश करने वाला बहुत ईजी था, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैवन सेंट्रल से बहुत इश्यूज़ आए थे, इसलिए मैंने वो चीज़ पहले कर ली और फिर आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कोड में क्या किया हुआ है। अच्छा, उससे पहले मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग सही से हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, तो हम लोगों ने कोड में क्या किया है, आ जाते हैं हम लोग अपने IDE के ऊपर। तो कुछ भी नहीं है, बेसिक हमारा जावा मतलब मैवन प्रोजेक्ट है। ठीक है, हमारे मैवन प्रोजेक्ट में हमको क्या लगता है, पॉम लगती है, जो कि मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, अब मैं मेरा जो रिट्राई मैकेनिज्म बनाने का वो है कि हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे अपना रिट्राई मैकेनिज्म, तो मैंने कोई मेथड्स नहीं बना रखे हैं, मैंने सिंपली एक एनोटेशन बनाई है। जिस भी मेथड के ऊपर वो एनोटेशन लग जाएगी, वो मेथड अगर कुछ भी थ्रो करेगा हम लोग रिट्राई करेंगे। इतना सिंपल बेसिक बना रखा है मैंने, बहुत डीप डाइव नहीं कर रखा है कि कौन सी पर्टिकुलर एक्सेप्शन थ्रो होगा तब हम करेंगे, वो सब कर सकते हैं, बट आप लोगों को समझाने के लिए एक ईजी लाइब्रेरी बना रखी है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना अच्छा बना सकते हो खुद से, या फिर क्या नए नए आइडियाज़ उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारे पॉम में हम लोगों ने क्या किया। कुछ नहीं, नॉर्मल सिंपल स्प्रिंग इनिशियलाइजर से जाके मैंने अपनी एक प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, वो प्रोजेक्ट बनाया मैंने। प्रोजेक्ट बनाने के बाद अच्छा, अभी आप ये सब चीज़ें छोड़ दो। अभी आप, जब हम लोग स्प्रिंग इनिशियलाइजर से प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये पेरेंट टैग आता है। ठीक है, हमारे पास ये ग्रुप आईडी आती है। ठीक है, हमारे पास ये सब नहीं होता। आप भी देखोगे आपको ये सब नहीं मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, बेसिक जो डिफ़ॉल्ट हमारा फॉर्म बनता है उसके अंदर ये नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसीज स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब वो सब क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे कि वो सब मैंने क्यों ऐड किया करके। उसके बाद हम लोग टेस्ट डिपेंडेंसीज डाल लेते हैं अगर हमको टेस्ट केसेस लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद एक प्लगइन्स का बिल्ड का एक टैग होता है जिसके अंदर हम लोग प्लगइन्स वगैरह डालते हैं, ये डिफ़ॉल्ट हमको मिलता है। ठीक है, अच्छा जी,
अब बात करते हैं डिपेंडेंसीज़ मैंने कौन कौन सी ऐड करी। जैसा कि मैंने आपको कहा मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ इसमें, एनोटेशंस यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, कस्टम एनोटेशंस। और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकता है कि हम लोगों को कस्टम एनोटेशन बनाने के लिए क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, हमको बस कस्टम एनोटेशन को अपने हिसाब से चलाना है। तो हम लोग को लगेगा AOP, ठीक है, आस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लगेगी। तो हमको आस्पेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो आस्पेक्ट बनाने के लिए हमारे पास एक हमको डिपेंडेंसी चाहिए होती है, वो डिपेंडेंसी का नाम होता है स्प्रिंग बूट स्टार्टर AOP, ठीक है। ये अगर आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर से बना रहे हो वहाँ पर आपको ये AOP वाली डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी, इसलिए आपको ये डिपेंडेंसी गूगल करके अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी होगी। तो स्टार्टर तो ऑलरेडी एडिट था, वेब मैंने ऐड कर लिया था स्प्रिंग इनिशियलाइजर से। वेब मैंने वैसे ज़रूरत नहीं थी वेब ऐड करने की, बट मैंने टेस्टिंग के लिए ऐड किया था, ठीक है। इसको हम हटा भी सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्यों ऐड किया था और क्यों अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद AOP जैसा मैंने बोला हमको आस्पेक्ट क्रिएट करने कस्टम एनोटेशन के लिए, तो AOP लगेगा। उसके बाद लॉम्बॉक मैंने यूज़ कर रखा है अपना नॉर्मल काम इजी करने के लिए, बॉलर प्लेट कोड हटाने के लिए। उसके बाद एक डिपेंडेंसी मैंने यूज़ करी है अवेटिलिटी वाली। अच्छा जी, ये मैंने क्यों यूज़ करी है अभी आपको आगे पता लगेगा। अच्छा, और अगर जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, तो अवेटिलिटी के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि कैसे अवेटिलिटी डिपेंडेंसी काम करती है, कैसे हम उसको अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं और क्यों हम लोग अवेटिलिटी यूज़ करते हैं, किसका रिप्लेसमेंट है अवेटिलिटी, वो सब मैंने उस वीडियो में बात कर रखी है। आप आई बटन से जाके उस वीडियो को देख सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। आते हैं वापस अपने करंट वाली वीडियो में, ठीक है। और हमारे पास डिफ़ॉल्ट में क्या रहता है, ये डिपेंडेंसी रहती है। ये दोनों डिपेंडेंसीज मैंने बाद में ऐड करी हैं, क्यों ऐड करी है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल इतना हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है जी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सीधे आगे अपने कोड के ऊपर। तो मुझे रीट्राई मैकेनिज्म बनाना था, राइट। तो मैंने रीट्राई मैकेनिज्म के लिए क्या किया, अपनी एक पैकेज बनाया IO GitHub लाइब्रेरी, ठीक है। उसके अंदर एक एनोटेशन बनाया कॉल्ड रीट्राई, ठीक है। अच्छा, अब जिसको एनोटेशंस के बारे में नहीं पता कि कैसे हम लोग एनोटेशंस बनाते हैं, वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है ऑब्वियसली, बट उसमें मैंने उतने डिटेल में बात नहीं करी थी। आज हम उसमें थोड़ा सा आज डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कस्टम एनोटेशन बनाने के लिए वी नीड टू राइट क्लास, कह सकते हो, विद दिस स्ट्रक्चर लाइक पब्लिक @interface एंड देन अपने एनोटेशन का नाम, ठीक है। अभी तो ये मैंने एनोटेशन रीट्राई लगा रखी है, राइट, मतलब लिखा है, इसका नाम का भी एक हमारा लिखने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले बार अगर पिछली वीडियो देख रखी है उसमें हम लोगों ने क्रिएट करी थी टाइम लॉगर वाली एनोटेशन, राइट। तो एनोटेशन क्रिएट करने के लिए जैसे हम लोग लाइब्रेरीज पैकेजेस क्रिएट करते हैं, राइट, पैकेजेस क्रिएट करते हैं, लाइक मैंने ये पैकेज क्रिएट किया एनोटेशन वाला। तो इसका एक रूल होता है कि हम लोग पैकेजेस के नाम में सिंगुलर वर्ड ही यूज़ करें, मतलब सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ करें अपने वर्ड की, ना कि हम लोग प्लूरल एनोटेशंस यूज़ ना करें, एनोटेशन रखें बस, ठीक है। कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अच्छी चीज़ वही होती है कि हम लोग सिर्फ सिंगुलर यूज़ करें अपना, सिंगुलर फॉर्म यूज़ करें अपना पैकेज नेम डालने में, राइट। लाइक हम लोग फॉलो करते हैं क्या कि मेथड नेम हमारा कैमल केस में होगा, राइट। हम लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। तो वैसे ही एनोटेशन लिखने का एक रूल ये होता है कि हम लोग एबल लगाएं लास्ट में, लाइक अगर मुझे कुछ लॉग करवाना है तो लॉग एबल, ठीक है, ऐसा करके हम लोग लास्ट में एबल लगाएं। मतलब वो एक बेसिकली हम लोग एनोटेशन से क्या बता रहे हैं, हम लोग एनोटेशंस कहाँ लगाते हैं, मेथड्स के ऊपर लगाते हैं, क्लासेस के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के ऊपर लगाते हैं। तो एनोटेशन क्या होता है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हमारा काम एनहांस होता है, राइट। तो जैसे ही मैं अगर एक मेथड के ऊपर एक एनोटेशन लगाऊंगा, इसका मतलब वो उस चीज़ को करने के एबल हो गया है, ठीक है, उसमें वो एबिलिटी आ गई है। तो एनोटेशन हमको एक एक्स्ट्रा एबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग लास्ट में उसको एबल लगाना इज़ गुड, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है, इट जस्ट अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस यू कैन से, ठीक है। बट अभी फिलहाल मेरे को रिट्राई लगाना था, तो अब रिट्राइएबल तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना ऐसा वर्ड, तो मैंने सिंपल रिट्राई रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखोगे ये क्या चीज़ें हैं भैया, ये लगाना ज़रूरी होता है। जी हाँ, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखी है जाके देख लीजिए, उसमें सब समझा रखा है क्यों लगाते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। हम लोग को टारगेट और रिटेंशन तो लगाना ही लगाना होता है हर एनोटेशन में, आप किसी भी एनोटेशन में चले जाइए, हमको ये लगाना ही लगाना होता है, ठीक है जी। इनका मतलब क्या होता है, टारगेट मतलब क्या होगा, नाम से पता लग रहा है कि ये एनोटेशन तुम्हारा किस चीज़ को टारगेट करेगा। हमारा एनोटेशन हमको मेथड्स के ऊपर लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर एलिमेंट टाइप डॉट मेथड दे रखा है। हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, हम लोग वेरिएबल्स पे भी, क्लास पे भी, सब जगह लगा सकते हैं। अगर आप देखोगे हम लोग मेथड पे लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर पे, फील्ड पे, लोकल वेरिएबल पे लगा सकते हैं, पैरामीटर्स पे लगा सकते हैं, राइट। तो हम लोग कहीं पे भी एनोटेशंस लगा सकते हैं, जहाँ पे लगाना है हमारे अकॉर्डिंग हम लोग उसका टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज़ रिटेंशन।
रिटेंशन क्या चीज़ है? रिटेंशन पॉलिसी हमारी क्या होती है? रिटेंशन पॉलिसी भी हमको लगानी पड़ती है। हम रिटेंशन पॉलिसी लगाकर ये बताते हैं कंपाइलर को कि तुमको हमारी ये एनोटेशन कब रीड करनी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस रिटेंशन पॉलिसी हमेशा रन टाइम में लगती है, ठीक है। रन टाइम अगर आप देखोगे इसका मतलब क्या हुआ? रिटेंशन पॉलिसी रन टाइम मीन्स क्या हुआ? एनोटेशंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन अ क्लास फाइल बाय द कंपाइलर एंड रिटेन इन द वीएम एट द रन टाइम। वो रन टाइम में प्रेजेंट रहेगी एनोटेशन, वो रन टाइम में वैसा काम करेगी जैसा हम काम करवाना चाह रहे हैं। और ऑप्शंस क्या होते हैं हमारे पास? क्लास होता है, सोर्स होता है, ठीक है। इनका काम उतना कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, मेनली रन टाइम ही यूज़ करते हैं हम लोग। क्लास क्या करता है? वैसे क्लास हमारा क्या करता है? आर टू बी रिकॉर्डेड इन द क्लास फाइल बाय द कंपाइलर बट नॉट नीड टू बी रिटेन बाय वीएम एट द रन टाइम। अगर हमने क्लास लगा दिया, कंपाइलर उसको रीड करेगा बट उसको रन टाइम में हम लोगों को अवेलेबल या फिर उसकी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। सोर्स सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, हमारा ये चीज़ हमको दोनों समझ में आ गया। अब ये डॉक्यूमेंटेड क्या है? @डॉक्यूमेंटेड इज़ एन ऑप्शनल एनोटेशन। ये हम लोग तब लगाते हैं या फिर जब हम लोग मेनली अपना कुछ जावा डॉक्स वगैरह प्रोवाइड कराना चाहते हैं अपने रिट्राई के साथ। ज़रूरी नहीं है, इसको हटाकर भी हम जावा डॉक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ गुड प्रैक्टिस टू ऐड द डॉक्यूमेंटेशन या फिर डॉक्यूमेंटेड एनोटेशन, सो दैट कि हम लोग क्या कर सकें, बता सकें कि भैया इस एनोटेशन जो हमने बनाई है ये क्या क्या कर सकती है, इसके वेरिएबल्स क्या क्या कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो मैंने फिर क्या कर रखे हैं यहाँ पर, इसके एट्रीब्यूट्स बना रखे हैं कि ये एनोटेशंस के साथ हम लोग क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या है हमारा? टाइम्स एट्रीब्यूट। टाइम्स मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा रीट्राई कॉल होगा या फिर नंबर ऑफ रीट्राइज कितने बार चलेंगे, वो रीट्राई कितने बार होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग टाइम सेट करते हैं। दिस इज़ द रिटर्न टाइप विच इज़ इंटीजर, ठीक है। मतलब जब हम लोग सेट कर रहे होंगे, जब हम ये एनोटेशन लगा रहे होंगे, तब हम लोग प्रॉपर्टी में टाइम्स इक्वल टू में उसकी वैल्यू क्या पास करेंगे? इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, राइट। और डिफ़ॉल्ट 10 मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ भी पास नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट वो 10 बार चलेगा ही चलेगा रीट्राई, ठीक है। अगर आप कुछ भी सेट नहीं कर रहे हो, और अगर सेट कर दिया है तो वो ओवर कर देगा सेट वाली वैल्यू, ठीक है जी। ठीक है, अच्छा, अगर आपको प्रॉपर पढ़ना है कि क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन लिखना इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा प्रोफेशनल बनाने का ट्राई किया कि एक बना ही रहे डिपेंडेंसी, भले ही वो छोटी डिपेंडेंसी है बट थोड़ा प्रोफेशनलिज्म अपना दिखाएं उसमें, ताकि जो आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो तो आप लोग भी क्या है वही चीज़ देख देख के वही चीज़ सीखो, ठीक है जी। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या हुआ, और जो नए बच्चे भी देख रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, जो कॉलेज वाले बच्चे देख रहे हैं कि हम लोग कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं अपनी एपीआईज़ वगैरह को, या फिर कैसे डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं, कैसे जावा डॉक्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। विच इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आप कोई नई डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हो तो आप चाहोगे भैया कि हम लोग इस डिपेंडेंसी के बारे में कैसे समझे। लाइक मैंने अभी आपको ये दिखाया ना, रिटेंशन वाला डॉक्यूमेंट दिखाया, राइट। ये देखो, अगर इसका डॉक्यूमेंट ही नहीं लिखा होता, आपको समझ में नहीं आता रन टाइम क्या कर रहा है, क्लास क्या कर रहा है, राइट। तो अपना डॉक्यूमेंट बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं अगले एट्रीब्यूट के अंदर विच इज़ रिट्राई इंटरवल। रिट्राई इंटरवल मतलब क्या हुआ कि पहले दो रिट्राइज के बीच में, पहले दो रिट्राइज के बीच में हमारा कितना टाइम इंटरवल आएगा वो हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लेंगे लॉन्ग में, ठीक है। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी हमारी FL मतलब 5, ठीक है। जस्ट अ इंटीजर नंबर 5, अब लॉन्ग ले रहे हैं तो जस्ट अ लॉन्ग नंबर, ठीक है, 5, ठीक है जी। अच्छा, मैंने लॉन्ग क्यों लिया है, कोई बता सकता है क्यों ले रखा है? इंटीजर भी ले सकता था, है ना। जी हाँ, मैं इंटीजर भी ले सकता था। लॉन्ग मैंने इसलिए लिया है, लेट्स से कोई कितने मिली सेकेंड्स के लिए चलाना चाह रहा है। अब मिली सेकेंड्स की वैल्यू तो लंबी भी हो सकती है, राइट। इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, लॉन्ग ले लिया। अच्छा, अब मैंने आपको मिली सेकेंड बताया तो आपने ये सोचा होगा भाई तूने तो बस यहाँ पे एक इंटीजर नंबर सेट कर रखा है, राइट, आई मीन लॉन्ग नंबर सेट कर रखा है, तो इसकी वैल्यू कहाँ सेट कर रहा है? टाइम यूनिट कहाँ सेट कर रहा है कि वो आवर्स में लेगा, सेकंड्स में लेगा? थोड़ा सा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा भैया रिट्राई टाइम इंटरवल यूनिट, आई मीन रिट्राई इंटरवल टाइम यूनिट। तो डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने सेकंड सेट कर रखा है। मान लो अगर किसी ने 5 डाल रखा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड्स के लिए चलेगा। अगर आपको चेंज करना है देन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन क्रोनो यूनिट विच इज़ सेकेंड, सेंचुरीज, डेज, ठीक है, डिकेड्स, फॉर एवर, आवर्स, मिली, माइक्रो, है ना, सब मिल जाएगा आपको। तो यू कैन चूज़ वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। और इसका रिटर्न टाइम हमारा क्रोनो यूनिट रहेगा, तो अगर आप सेट करोगे तो आपको टाइम क्रोनो यूनिट में ही सेट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि वो क्रोनो यूनिट से कैसे हम लोग फिर कन्वर्ट करेंगे, वो सब आगे देखते हैं। इधर फिलहाल इतना ही था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड वेरिएबल पे विच इज़ इनिशियल डिले। अब ये इनिशियल डिले क्या चीज़ हुई भाई? इनिशियल डिले मतलब पहले रिट्राई से पहले हमको कितना रुकना है। देखो, अभी मैंने एक API हिट करी, उसने कुछ फेलियर दिया, ठीक है। तो जो पहला रिट्राई हम करेंगे उससे पहले हम कितना देर वेट करें कि हमारा पहला रिट्राई हो। अब ये फैंसी चीज़ है, किसी किसी को वेट करना होता है, किसी किसी को नहीं करना होता है। इट्स डिपेंड ऑन
सिनेरियो टू सिनेरियो, राइट। हर चीज़, हर लोगों को इसका यूज़ नहीं है, बट मैंने ऐड कर दिया एक अपना एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दिखाने के लिए, ठीक है। तो इनिशियल डिले भी हम यूज़ कर सकते हैं, सेम लॉन्ग वैल्यू। सो मेजरली लोग इनिशियल डिले यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू सेट कर रखी है 0। ज़रूरी नहीं है, इसको हम लोग सिंपल ऐसे भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है हर जगह डिफ़ॉल्ट ही लगाना है, मैं ऐसे भी कर सकता था, ठीक है। बट मैंने डिफ़ॉल्ट लगा रखा है सो दैट कि बंदों को पता हो कि भैया डिफ़ॉल्ट हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर अगर हम कोई वैल्यू डालें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद हमारा सेम ये टाइम यूनिट है, ठीक है। तो मतलब ये टाइम है, तो इसकी टाइम यूनिट भी हम लोगों ने यहाँ सेट कर रखी है, विच इज़ इन सेकेंड्स ओनली, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल एट्रीब्यूट पे, विच इज़ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या है? दिस इज़ द एल्गोरिदम, कि हम लोग अपने टाइम इंटरवल्स मतलब जो रिट्राई इंटरवल है उनके बीच में कितना टाइम हम लोग चाहें या फिर किस हिसाब से हमारा टाइम बढ़ना चाहिए, ठीक है। टाइम इंटरवल बाय डिफ़ॉल्ट 2 मीन्स कि 2 रिट्राई के बीच में, मान लो मैं यहाँ पे रिट्राई इंटरवल 5 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले 2 रिट्राई के बीच में तो 5 सेकेंड रुकेगा, ठीक है। अब जो दूसरा और तीसरा रिट्राई होगा उसके बीच में कितना रुकेगा? उसके बीच में रुकेगा 5 इंटू 2 टाइम्स, क्योंकि मैंने मल्टीप्लायर 2 सेट किया है, विच मीन्स 10, ठीक है। देन फिर 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, सेम एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपना मल्टीप्लायर सेट कर सकते हैं, इसको तुम 2 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, जैसा तुम चाहो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक एल्गोरिदम बना दिया जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, अपने रिट्राई के इंटरवल्स का जो टाइम है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एनोटेशन, कि हमारा रिट्राई एनोटेशन करेगा कैसे, क्या काम करने वाला है, ठीक है। अब ये काम करेगा कैसे, क्या काम करने वाला है, तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, बट उसको काम में भी तो लाना है ना। तो उसको काम में लाने के लिए, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देख रखी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप पिछली वीडियोस भी जाके देखो, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देख रखी है वो एस्पेक्ट्स कैसे बनाते हैं हम लोग, वो वहाँ से सीख सकता है। तो कस्टम एनोटेशन के लिए हमको एक एस्पेक्ट लगता है, ज़रूरी नहीं है कि एस्पेक्ट ही बनाए, मैंने पिछली वीडियो में वो चीज़ मिस कर दी थी बताना कि कस्टम एनोटेशंस के लिए हमको एस्पेक्ट बनाना ज़रूरी नहीं होता, हम लोग विदाउट एस्पेक्ट भी काम कर सकते हैं, बट वो एक कॉम्प्लेक्सिटी खाली फालतू की ऐड कर देता है अपने कोड में। तो उससे अच्छा कि एस्पेक्ट्स बनाकर हम काम करें टू मेक अ क्लीनर कोड, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कोर वाले फोल्डर पे। तो रिट्राई का मैंने एक एस्पेक्ट बना रखा है, रिट्राई एस्पेक्ट, ठीक है। तो जिनको नहीं पता, एस्पेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एनोटेशन @एस्पेक्ट। और मुझे इसको कंपाइल टाइम पे लोड करवाना था तो मैंने @कंपोनेंट यूज़ कर लिया, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये हम लोग लगाते हैं @aspect j ऑटो प्रॉक्सी, दिस इज़ जस्ट टू एनेबल एस्पेक्ट। अगर इसको नहीं भी लगाओगे तो भी चलता है, ठीक है। मैंने जस्ट एक नया एनोटेशन आप लोगों को ऐड करने के लिए बता दिया। लेट्स से अगर आपका एस्पेक्ट नहीं चल रहा है, कुछ इशू आ रहा है, देन यू कैन ट्राई दिस एडिंग दिस एनोटेशन कॉल्ड एनेबल एस्पेक्ट जे ऑटो प्रॉक्सी, ठीक है। कुछ ऐसा हाई फाई एनोटेशन नहीं है, इट इज़ जस्ट टू एनेबल द एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन योर एप्लीकेशन, ठीक है। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, या तो आप एस्पेक्ट के ऊपर ही लगा दो, ठीक है, या फिर आप मल्टीपल एस्पेक्ट बना रहे हो तो आप कहाँ करोगे, इसको मेन क्लास में लगाओगे, ठीक है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारी कोई मेन क्लास नहीं है तो हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा, वो भी एक बात है, बाद में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। फिलहाल ये समझते हैं कि एस्पेक्ट कैसे लिखते हैं। अच्छा, और SLF4J मैंने लॉगिंग के लिए अपना लॉन्ग वाला एनोटेशन यूज़ कर रखा है, ठीक है जी। अच्छा, अब जिन्होंने वही पहली वाली बात बोलूँगा, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखी है वो जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अराउंड क्या करता है हमारा, ठीक है। और पॉइंट कट्स वगैरह क्या होते हैं, एक्सप्रेशन लैंग्वेजेस क्या, पॉइंट कट एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्या होती है, कैसे लिखा जाता है हम लोग को एक पॉइंट कट, कैसे हम उस पॉइंट कट को प्रोसेस करते हैं, पॉइंट कट होता क्या है, ये सारे आप पिछली वीडियो में देखो। इसलिए वीडियो में बताकर मैं लंबी नहीं करना चाहता वीडियो को, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं कि हम लोगों ने एस्पेक्ट कैसे लिखा अपने एनोटेशन का, ठीक है। तो वी हैव यूज्ड अराउंड। मैंने अराउंड एनोटेशन क्यों यूज़ करी, क्योंकि अराउंड एनोटेशन में हमारे पास पावर होती है कि हम लोग जब चाहें अपना जो एक्चुअल मेथड है जिसके ऊपर वो एनोटेशन लगने वाली है, उस मेथड को जब चाहे हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने अराउंड एनोटेशन यूज़ कर रखी है कि क्योंकि हमको मल्टीपल टाइम हिट करना है ना अपना API, अगर कुछ फट गया तो हमको मल्टीपल टाइम हिट करना है उस मेथड को, इसलिए मैंने अराउंड यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो अराउंड में हम लोगों ने कस्टम एनोटेशन बनाया था, इसलिए वी हैव यूज दिस यूज्ड एनोटेशन लैंग्वेज, ठीक है। और बस हम लोगों ने इसमें अपना एनोटेशन पास कर रखा है, विच मीन्स कि नाउ दिस इज पॉइंटिंग टू अ एनोटेशन। तो जब भी जहाँ पर भी वो एनोटेशन लग जाएगा ये अराउंड मेथड अपने आप कॉल हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। अब ये अराउंड मेथड कॉल तो हो गया, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखनी है, अपनी इम्प्लीमेंटेशन लिखनी है, ठीक है जी,
ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने काम क्या किया, जितने भी मेरे एट्रीब्यूट्स थे वो मैंने रिट्रीव कर लिए। लेट्स से अगर कोई बंदा उस एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहा है तो मैं उसको रिट्रीव कर लूँगा, और यूज़ नहीं कर रहा है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, रिट्रीव कैसे किया, यूजिंग अपना पीजेपी, जैसा मैंने आपको बताया। तो जो हमारा पीजेपी होता है वो हमारे वैल्यूज़ को, सिग्नेचर्स वगैरह, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह को रिट्रीव करने के काम आता है। तो हमने जो अपना एनोटेशन बनाया था उसका सिग्नेचर लिखा हुआ था, राइट। सिग्नेचर में हम लोग एट्रीब्यूट पास कराते हैं। ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट्स की हमको वैल्यूज़ चाहिए, फैच करनी है। तो रिट्राई ऑपरेशन, तो पहले तो हम लोगों ने एनोटेशन फैच कर लिया। ठीक है, अब इस एनोटेशन का हम लोग एट्रीब्यूट निकालेंगे कैसे, डॉट टाइम्स करके। हमको टाइम्स चाहिए था ना, तो मैंने टाइम्स वाला मेथड कॉल कर लिया जो हम लोगों ने यहाँ बनाया था। तो इट विल फैच द टाइम, अगर किसी ने पास करा रखा है तो वो वाला टाइम, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट वाला टाइम। तो नंबर ऑफ रीट्राइज फैच कर लिए, रीट्राई इंटरवल फैच कर लिया, इनिशियल डिले फैच कर लिया, मल्टीप्लायर फैच कर लिया। ठीक है, उनकी टाइम यूनिट्स वगैरह फैच कर ली, क्योंकि इन सब की हमको ज़रूरत है। ठीक है जी, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें फैच कर ली। अब सबसे पहला काम क्या हुआ, चेक्स लगाओ। ठीक है, एज केसेस को हमको प्रोसेस करना है। तो एक एज केस क्या होगा, अगर किसी ने नंबर ऑफ रिट्राई 0 डाल दिया भाई, ठीक है, मान लो लोग तो कुछ भी डाल सकते हैं ना, क्योंकि हमने उनको पावर दे दी, तुम कुछ भी एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। तो लेट्स से अगर किसी ने नंबर ऑफ रिट्राई 0 कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। 0 रिट्राइज मतलब कि एक बार भी रिट्राई मत करो, बट उसका कोई मीनिंग भी नहीं बनता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में एक एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हैं कि नंबर ऑफ रिट्राइज कांट बी 0, प्लीज प्रोवाइड करेक्ट वैल्यू। और या तो उस एनोटेशन को ही हटा दो, अगर तुमको रिट्राई ही यूज़ नहीं करना तो एनोटेशन क्यों लगा रहे हो फालतू का, है ना, जब तुमको नंबर ऑफ रिट्राई 0 करने हैं तो। ठीक है जी, तो हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, लेट्स से कोई नंबर ऑफ रिट्राइज में नेगेटिव वैल्यू पास कर दे तो मैंने क्या कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ रिट्राइज नेगेटिव नहीं हो सकते, राइट। तो मैंने एक एक्सेप्शन दोबारा थ्रो कर दी कि भैया नंबर ऑफ रिट्राइज कांट बी नेगेटिव। ठीक है, प्लीज़ प्रोवाइड द पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, सेम फॉर इनिशियल डिले एंड रिट्राई वैल्यूज़। ठीक है, वो भी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, राइट। तो अगर लेट्स से किसी ने नेगेटिव रिट्राई इंटरवल और इनिशियल डिले सेट कर दिया, तब क्या करेंगे। 0 तो समझ में आता है कि किसी को भैया डिले नहीं चाहिए तो फटाफट, वैसे उसका भी मीनिंग नहीं है, उसका भी हम एज केस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो इनिशियल डिले 0 समझ में आता है, रिट्राई इंटरवल 0 का कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक और एज केस लगा सकते हैं कि भैया रिट्राई इंटरव्यू शुड नॉट बी 0। ठीक है, बट इनिशियल डिले कुड बी 0। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 रखी हुई है, क्योंकि हर किसी को इनिशियल डिले की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो एज केसेस में अगर जो चीज़ें गलत आने वाली हैं, वैलिडेशंस कह सकते हो, एज केसेस कह सकते हो, वो आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है जी, मैंने भी लगा दिए। ठीक है, और क्लीनर करना है तो इसको अलग से एक मेथड में डाल लो और क्लीनर हो जाएगा। उस मेथड को, वैलिडेशन वाले मेथड को कॉल कर लेना। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने असली मैजिक वाली इम्प्लीमेंटेशन में कि हम लोग को एक्चुअल में करना क्या है। तो भाई मुझे नंबर ऑफ़ रिट्राइज मिल गए, लेट्स से कोई चाहता है कि 10 बार रिट्राई हो, तो मुझे क्या करना है, एक ऐसा लूप लगाना है जो 0 से स्टार्ट हो और 9 बार तक चले। तो मैंने सेम कर रखा है, यहाँ पे लूप लगा दिया जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और नंबर ऑफ़ रिट्राइज तक चल रहा है। ठीक है, क्यों, उतने बार फिर मैं क्या करूँगा, अपना जो pjp.proceed वाला मेथड है जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को कॉल करेगा, उसको बार बार कॉल करा दूंगा। सिंपल, कितना ही सिंपल है ना। ठीक है, बट हम लोग को उसके साथ इनिशियल डिले और रिट्राई इंटरवल और वो जो अपना एल्गोरिदम था मल्टीप्लायर वाला, वो भी सब हैंडल करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके मैंने कंडीशन चेक करी कि जब पहली बार हम लोग रिट्राई करेंगे, जब पहली बार हमारा रिट्राई चलेगा, ठीक है, या फिर जब पहली बार हमारा वो मेथड हिट होगा, ठीक है, तब हमको क्या करना है, जब पहली बार हिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जिसने अगर डिले सेट किया होगा तो वो क्या कर सकता है, इनिशियल डिले हम लोग उसको उतना देर तक के लिए वेट करवा लेंगे। ठीक है, मतलब लेट्स से मेरा कुछ फटा डीबी में, वही एम्प्लॉय एडिशन वाला एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैं एम्प्लॉय ऐड करवाना चाह रहा था बट मेरा डीबी बंद हो गया। ठीक है, तो वहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि भैया एक्सेप्शन थ्रो होने के बाद वो 5 सेकंड रुक जाए, उसके बाद रिट्राई करे, क्या पता 5 सेकंड में आप हो जाए, है ना, उसके बाद रिट्राई करे। तो उस केसेस में मैं क्या करूँगा भाई, उतने टाइम के लिए मैंने क्या किया, डिले लगा दिया, पोल डिले फॉर रिट्राई, और मैंने पास कर दी इनिशियल डिले की वैल्यू। ठीक है, और उसकी टाइम यूनिट मैंने पास कर दी। अब भाई ये मेथड क्या कर रहा है, इसके लिए मैंने सर्विस क्लास में एक मेथड बना रखा है एंड यहाँ पर मैंने अवेटिलिटी यूज़ करी है। अच्छा, हमको वेट यूज़ करना था, राइट, हमको उतने टाइम तक वेट करना है। तो आप कह सकते हो यार हम लोग थ्रेड डॉट स्लीप भी तो लगा सकते हैं, वो तो और भी ईजी है, एक लाइन का लिखना था भाई, तूने ये सब ताम झाम अवेटिलिटी क्यों लगा दी भाई। ठीक है, हाँ, हम लोग थ्रेड डॉट स्लीप लगा सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे टू इम्प्लीमेंट अ वेट। ठीक है, हम लोग वेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए थ्रेड डॉट स्लीप यूज़ नहीं कर सकते हैं, उससे बहुत इशू आएगा अगर हमारी एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट पे चल रही है तो।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे हम लोग थ्रेड डॉट स्लीप लगाते हैं हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, बंद जाते हैं, हमारे रिसोर्सेज बिजी हो जाते हैं, उतने टाइम के लिए वो रिसोर्स फ्री नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप को अवॉइड करते हैं। इसलिए अगर आप मेरी पुरानी अवेटिलिटी वाली वीडियो देखोगे उसमें डिटेल में मैंने समझा रखा है विद अ सिंपल एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम दोबारा से इसमें। तो मैंने अवेटिलिटी यूज़ कर रखा है, मैं इसमें ज़्यादा अवेटिलिटी के बारे में नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बस सिंपल इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ये हमने अवेटिलिटी का अवेट मेथड यूज़ किया है। ठीक है, और मैंने टाइम आउट दे दिया है भैया, टाइम आउट दे रखा है डिले +1। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम टाइम आउट हम लोग सेट कर रहे हैं और इतना यूनिट हमने वो टाइम आउट का दे दिया है। ठीक है, और पोल डिले मैंने सेट किया है, फिर जो एक्चुअल डिले होता है वो सेट कर रखा है मैंने, जितना टाइम का डिले था, और उसका टाइम आउट दे दिया है। और अनटिल असर्टेड ये हमने कंडीशन ट्रू वाली दे दी है। ठीक है, मतलब उतने टाइम तक तो वेट करेगा, उसके बाद ट्रू होकर तुरंत बाहर आ जाएगा इससे। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, अवेटिलिटी क्या करता है, एक लूप की तरह काम करता है। ठीक है, वो तब तक लूप को चलाता रहेगा, तब तक वेट करता रहेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम तक वेट करता रहेगा। लेट्स से मैंने अगर डिले टाइम दे दिया है 5 सेकेंड, ठीक है, तो वो 5 सेकेंड तो वेट करेगा। मतलब पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग पहले पोल डिले डालते हैं, पोल डिले मतलब क्या हुआ, पहले डिले करता है वो। ठीक है, पोल डिले में क्या होगा, 5 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद सीधे इसके अंदर घुस जाएगा अनटिल असर्टेड के अंदर। ठीक है, एक अनटिल मेथड भी होता है, उसके अंदर अपनी कंडीशन दे सकते हैं कि हमको चेक क्या करवाना था करके। ठीक है, अनटिल असर्टेड के अंदर मैंने क्या कर दिया, ट्रू दे दिया, क्योंकि वो तब तक चेक करता रहेगा, फिर उतना डिले 5 सेकंड का डिले होने के बाद वो चेक करता रहेगा जब तक वो वैल्यू ट्रू ना हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मुझे 5 सेकंड तो वेट ही करना था, उसके बाद मुझे वेट नहीं करना था, कुछ चेक भी नहीं करना था, मैंने जस्ट एक ट्रू डाल दिया। जैसे हम लोग इनफाइनाइट लूप लगाते हैं तो वाइल लूप में क्या डाल देते हैं, ट्रू डाल देते हैं, तो वाइल लूप चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, फिर हमको उसको ब्रेक करना पड़ता है, तो ब्रेक लगा के करना पड़ता है, या फिर हम लोग को फिर उसका एग्जीक्यूशन फ्लो चेंज करना पड़ता है। ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी है। हम लोगों ने क्या कर दिया, 5 सेकंड का हमको डिले चाहिए था, मैंने पोल डिले वाला मेथड यूज़ किया, उतने टाइम का हमको डिले मिल गया, और उसके बाद हमारा क्या हो गया, वो बाहर आ गया अपने आप ही अवेटिलिटी से। ठीक है, अच्छा, अब आप पूछोगे कि यार टाइम आउट देना ज़रूरी है। पहले ये ज़रूरी नहीं था, पहले हम लोग डायरेक्टली पोल डिले वाला मेथड यूज़ कर सकते थे। ठीक है, बट अभी ये कुछ एरर दे रहा था, इसकी वजह से इसको टाइम आउट हम लोग को मेथड यूज़ करना पड़ा। मे बी कोई नए कुछ इम्प्लीमेंटेशन आगे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमको टाइम आउट की ज़रूरत पड़ रही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप खुद भी सोचो ना, अगर मैंने पोल डिले 5 सेकंड का वेट किया, ठीक है, और मैं बार बार फिर अनटिल के अंदर घूम रहा हूँ और वैल्यू सर्च कर रहा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे ट्रू सर्च नहीं करता, या फिर कुछ ऐसा केस लिखता है कि वैल्यू ट्रू ही ना होती, फिर वो कब तक चलता रहता है ना, वो तो भाई इनफाइनाइट टाइम तक चलता रह जाता। इसलिए हमको एक मैक्स टाइम आउट देना पड़ता है। ठीक है, तो पहले से नहीं देना पड़ता था, पहले से वो ऑटोमेटिकली काम कर जाता था जितना हम लोगों ने पोल डिले लगा रखा है, और या फिर हम लोग कुछ एक्सेप्शन वगैरह थ्रो करवा सकते थे, बट अब कंपलसरी कर दिया है कि हमको टाइम आउट यूज़ करना है। ठीक है, विदाउट टाइम आउट भी हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, बट एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, बट टाइम आउट लगाना इज़ गुड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, टाइम आउट लगाया, जितना हमको उसको चलाना था मैक्सिमम, हमको बस डिले तक चलाना था, तो मैंने बस डिले +1 कर दिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं हम डिले तक भी कर सकते थे, अगर मैं +1 नहीं लिखता तो एक्सेप्शन थ्रो कर देता, क्योंकि वही टाइम पे रुकना था और वही टाइम मैक्सिमम डिले था, तो वो एक्सेप्शन थ्रो करता। इतना डीप में नहीं जाते हैं, आप बस इससे ध्यान रखो कि ये बस डिले लगाने का तरीका है, थ्रेड डॉट स्लीप का अल्टरनेटिव। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे वो डिले लगा दिया है। ठीक है जी, अब दोबारा इसमें आते हैं, तो मैंने क्या करा, इनिशियल डिले लगा दिया, और इनिशियल डिले लगाने के बाद मैंने अपना एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन pjp.proceed कॉल कर दिया है। ठीक है, ये शक्ति मिलती है हमको अराउंड लगाने से कि हम जब चाहें तब कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कॉल हुआ, उसने डीबी में हिट किया, अब डीबी बंद है, अब क्या भाई, डीबी बंद है तो वो रिटर्न क्या करेगा, नल रिटर्न करेगा, राइट, क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो हो गया है तो वो नल रिटर्न करेगा। अब लेट्स से अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो हुआ है तो यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे, कैच में जाएगा। ठीक है, अब हम लोग उसको बता सकते हैं कि भाई तेरा एक्सेप्शन ये थ्रो हुआ है। ठीक है, अब कैच में जाने के बाद क्या होगा, वो फिर से इफ़ में जाएगा, अब वो चेक कर रहा है क्या ये नंबर ऑफ रीट्राइज, मतलब हम लोग क्या पता एंड में पहुँच गए, अगर एंड में पहुँच गए तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि ऑल नंबर ऑफ रीट्राइज आर एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही उसने एक्सेप्शन थ्रो किया, देखो या तो नल थ्रो करेगा या एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, अगर कुछ फटा होगा, मतलब कुछ अगर डीबी वगैरह डाउन होगा तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, डेटाबेस वाला एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इधर से वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जैसे इधर से एक्सेप्शन आएगा वो कैच में जाएगा, हम लोग उस एक्सेप्शन को प्रिंट कर रहे हैं बस, और हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस यूज़र को बताना है कि ये एक्सेप्शन फटा है, इसलिए हम रिट्राई कर रहे हैं फिर से। ठीक है, उससे पहले वो चेक करेगा क्या रिट्राई ख़त्म तो नहीं हो गए, बार बार रिट्राई थोड़ा चलाऊंगा, खत्म हो जाएंगे तो बाहर भी तो निकलना है, क्या रिट्राई खत्म तो नहीं हो गए। जैसे रिट्राई खत्म हो जाएगा हम लोग प्रिंट कर देंगे कि ऑल रिट्राइज आर एग्जॉस्टेड करके, क्योंकि अब यूज़र को भी तो इंटीमेट करना है हमको कि भैया तेरी रिट्राइज भी खत्म हो गए हैं, तेरी कोई सीवियर प्रॉब्लम है, तेरा एप्लीकेशन प्रॉपरली डाउन हो रखा है, उसको जाके चेक कर। ठीक है, तो वो चीज़ बताने के लिए हम लोगों ने एक लॉग लगा दिया। ठीक है, लॉग लगाने के बाद वो फिर से ऊपर जाएगा, अगर अभी फ़िलहाल हम लोग इनिशियल
ज़ीरो वैल्यू की बात कर रहे थे, राइट। पहला रीट्राई की बात कर रहे थे। पहले रीट्राई में क्या होगा, दोबारा से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये तो तभी चलेगा जब लास्ट वाला रीट्राई हिट होगा, ठीक है। तो पहले वाले रीट्राई चल रहा था, अब क्या होगा, रीट्राई दूसरा रीट्राई जाएगा। अब ये क्या है, इसकी वैल्यू 1 हो गई है, तो ये डिले नहीं करेगा अब, क्योंकि वो इनिशियल डिले पहले रीट्राई के लिए था, तो अब वो डिले नहीं करेगा। डिले नहीं करेगा तो सीधे इधर आ जाएगा। और अब क्या करेगा, अपने टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई कर देगा। बोला था ना मैंने, अगर पहले दो रीट्राइज के बीच में अगर 5 सेकंड का टाइम है, उसके बाद वाले में 10 सेकंड का होगा, फिर ऐसे होगा ऐसे होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा। पहले वाले में जो इनिशियल डिले था वो हो गया, उसके बाद इंटू 2, ठीक है। इंटू 2 माने हमारा मल्टीप्लायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसके दुगने टाइम तक का वो वेट करेगा। तो मैंने पोल इंटरवल फॉर रीट्राई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर अपना वही डिले लगा रखा है बेसिकली। तो डिले के लिए मैंने एक अलग से मेथड बना लिया था, इंटरवल के लिए अलग से बना लिया है, बस समझने के लिए, ठीक है। ऐसे एक ही यूज़ करते तो भी काम बन जाता है, इंप्लीमेंटेशन दोनों की सेम ही है, बट थोड़ा सा अलग लगे या फिर बाद में फ्यूचर में कुछ अलग से इंप्लीमेंट करना हो दोनों के बीच में, हम लोग इन मेथड्स में कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी। तो मैंने क्या कर दिया, एक और डिले लगा दिया, क्योंकि उतने डिले तक हमको रुकना है, तभी तो फिर अगला रीट्राई हिट करना है। उतना देर हम रुके एंड देन हमने फिर से रीट्राई हिट कर दिया, ठीक है जी। मैंने रीट्राई हिट कर दिया। अब मान लो रीट्राई हिट हो गया है, ठीक है। अब अगर फिर से एक्सेप्शन आता है तो वो दोबारा से इसमें चले जाएगा, ठीक है। इसमें जाएगा, फिर इसके बाहर निकलेगा, ये चेक करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। बट लेट्स से इस बार जब उसने रीट्राई किया तो सब बढ़िया चल गया, ठीक है। हमको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिनेरियो लेके चलने हैं, राइट। तो नेगेटिव के लिए तो हमने कैच लगा दिया है। अब लेट्स से पॉजिटिव सिनेरियो लेते हैं कि अगर दूसरा रीट्राई था, दूसरे रीट्राई में चल गया, तो दूसरे रीट्राई में चलने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर अच्छा प्रैक्टिस क्या है कि हम लोग इससे पहले रिजल्ट की वैल्यू चेक कर लें। इफ़ रिजल्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, तब हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि नल भी आ सकता है, ठीक है। नल ब्रेक नहीं होगा तो दोबारा से चलेगा, ठीक है जी। तो एक कंडीशन हम ये भी लगा सकते हैं, मैंने वो कंडीशन मिस कर दी थी। तो आप लोग ऐसे जितना भी अच्छा बनाना चाहते हो या फिर जितने भी एज केसेस कवर करना चाहते हो, आप लोग कर सकते हो। मैंने तो जस्ट आपको समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। तो जैसे ही अगर उसने रीट्राई सक्सेसफुल हो गया, मतलब वो एप्लीकेशन अप हो गई, हिट हो गया, काम बन गया, उसके बाद क्या होगा, हम लोग सीधे ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे लूप से, ठीक है। बाहर आ गए और रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट, ठीक है जी। ठीक है, बस इतना ही सिंपल था, कुछ और बनाना ही नहीं है इसमें। हमारा रीट्राई मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट हो गया। अगर आपको अब इसमें कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, और क्या है इसमें, एक मैंने रीट्राई एक्सेप्शन बना दिया, मतलब अपना एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए कि हमारे भाई हम लोगों ने अपनी लाइब्रेरी बना रखी है, तो अपना एक्सेप्शन कि अपने लॉग्स दिखा सकें कि हमने ये लॉग प्रिंट कर रखा है कि तुम्हारा क्या एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करवा लो, कस्टम बना लो। मैंने अच्छा बनाने के लिए अपना ही एक्सेप्शन बना लिया, ठीक है। फिर ये सर्विस बना रखी है इंटरफेस, इसमें मैंने डॉक्यूमेंटेशन वाला काम कर दिया है, ठीक है, कि वही भैया वेट करेगा उतने टाइम तक के लिए, वेट करेगा उतने इंटरवल तक के लिए, और उसकी इंप्लीमेंटेशन मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको और अच्छा बनाना है तो जैसे मैंने वो एट्रीब्यूट्स यहाँ लगा रखे हैं, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, लोगों को और अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हो कि वो एट्रीब्यूट्स को यहाँ प्रॉपर्टीज़ फाइल में सेट करें, और फिर वो आपका काम होगा कि आप कैसे प्रॉपर्टीज़ फाइल से वो डेटा फैच करके अपने इस एस्पेक्ट के अंदर उनकी वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो। ये एक अच्छा तरीका है, इसको भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको अभी अपने होमवर्क के लिए चाहिए तो आप इसको कर लेना कि आप क्या करोगे, प्रॉपर्टीज़ फाइल में प्रॉपर्टीज़ डालोगे। लेट्स से कोई नंबर ऑफ़ रीट्राई डाल रहा है, तो आप एक प्रॉपर्टी बना दो, नंबर ऑफ़ रीट्राई, या फिर रीट्राई डॉट टाइम्स इज इक्वल्स टू में किसी ने यहाँ 10 सेट किया, तो आपको भी यहाँ से वो वैल्यू फैच करनी है। और अगर किसी ने पास नहीं करा रखी है एट्रीब्यूट में और यहाँ पास करा रखी है, तो आपको यहाँ से फैच करनी है, और फैच करने के बाद उसको यहाँ पर गेट करना है, मतलब यहाँ पे अपना यूज़ करना है उसको बेसिकली, ठीक है। क्योंकि कोई चाहता है कि भैया वो सिर्फ एनोटेशन यूज़ करे एट्रीब्यूट्स में, उनको थोड़ा सा मैसी लगता है, तो दे कैन यूज़ प्रॉपर्टीज़ फाइल एज वेल। मैंने वो चीज़ नहीं बनाई है, आप लोग बना सकते हो, ठीक है। मेरे पास आइडिया था बनाने का, बट मैंने कहा डबल काम क्यों करना, आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि आप कन्फ्यूज़ भी ना हो और ईजिली समझ भी जाओ, ठीक है जी। इसके अलावा बस हमारा ये काम था, बस ये पूरा हमारा बन गया प्रॉपर डिपेंडेंसी, ठीक है। और उसके अलावा मैंने क्या किया, एस्पेक्ट को टेस्ट करने के लिए छोटा सा एक यूनिट टेस्ट केस बना दिया, ठीक है। इसमें मैंने जितने भी अभी केसेस बात करें, सारे केसेस टेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो देखो,
रीट्राई नॉट रिक्वायर्ड इज सक्सेस, अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है रीट्राई की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लोग का टेस्ट केस ये है, ठीक है। दूसरा, अगर रीट्राई कोई अगर किसी ने ज़ीरो रीट्राई सेट किया तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, अगर किसी ने नेगेटिव रीट्राई सेट किया तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, अगर किसी ने नेगेटिव इनिशियल डिले सेट किया एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नेगेटिव इंटरवल एक्सेप्शन, या फिर नंबर ऑफ रीट्राई एग्जॉस्ट हो गए तो क्या होगा, ठीक है जी। तो आप भी ऐसे टेस्ट केसेस बना सकते हो ताकि आपने जो इम्प्लीमेंटेशन करी है वो प्रूवन हो, टेस्टेड हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने एक छोटा सा टेस्ट केस बना दिया ताकि अब कर रहे हो तो प्रोफेशनली करो, ठीक है। काम कर रहे हो तो अच्छे से करो, वरना करो ही मत, ठीक है। बबाला टलाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर पैकेज बन के तैयार हो गया। तो ये हो गया हम लोगों ने कैसे हम लोग अपनी कस्टम डिपेंडेंसीज बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया, मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर हम लोगों ने मेन क्लास हटा दी है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये एप्लीकेशन चलेगी कैसे। मेन क्लास हमको क्यों चाहिए होती है? मेन क्लास हमको चाहिए होती है जब हम कोई स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, मतलब जब हम उस एप्लीकेशन को, या फिर जब हम लोग अपनी जो भी हम लोगों ने पैकेज बनाया है या फिर जो भी हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाई है उसको एक अलग सर्वर पे चलाना चाह रहे हैं। हमने तो ये नहीं बना रखा है, हमने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं बनाई है जो हम लोग चलाना चाह रहे हैं अलग से सर्वर पे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। हम तो चाह रहे हैं जो हमने बनाया है, जो मेथड हमने बनाए हैं, जो हमने एनोटेशन बनाया है, वो बाकी लोग यूज़ कर सकें जब उनको चाहिए। बाकी मेन मेथड तो उनके क्लास में, उनके पैकेज में होगा ही, है ना। वो बस आपके मेथड्स को कॉल कर सकें, ठीक है जी। तो उसके लिए मेन क्लास की ज़रूरत ही क्या है? मेन क्लास को हटा दो, ठीक है। मेन क्लास की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप बोलोगे यार मेन क्लास को हटा दिया, आप टेस्ट कैसे करोगे? देखो, अब जब तक आप कोई एनोटेशन बना रहे हो, कुछ अपना पैकेज बना रहे हो, तब तक आप मेन क्लास ऐड करके रखो, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए मैंने ऐसी थोड़ा लिख दिया था, इसको बनाने के लिए मैंने कंट्रोलर भी बनाया था जहाँ पे मैं बार बार ट्रिगर करके चीज़ों को चेक कर रहा था कि वो एज इट इज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बट बनाने के बाद उन चीज़ों को हटा दो, ठीक है, क्योंकि उनका कोई नीड भी नहीं है। अब तुम कंट्रोलर बना के रखोगे, एपीआई बना के रखोगे, क्या नीड है उस चीज़ का? किसी कोई भी नीड नहीं, क्योंकि तुम्हारा मेन मकसद क्या था? तुम्हारा मेन मकसद था तुमको एनोटेशन बनाना था, ठीक है। तो ये सब की ज़रूरत नहीं है, तो जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको रिमूव कर दो, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिमूव कर भी दिया होगा और उसके बाद आप लोगों ने चलाया होगा, मतलब पैकेज बनाने के लिए चलाया होगा क्लीन इंस्टॉल। अब जैसे आपने क्लीन इंस्टॉल चलाया होगा, आपका पैकेज फट गया होगा, मतलब आपकी जो क्लीन इंस्टॉल चलाया था आपने, वो फट के आपको बोल रहा होगा कि अनेबल टू लोड मेन क्लास, ठीक है। ये एरर मेरे को भी आया था। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको आना पड़ेगा दोबारा से पॉम के अंदर, ठीक है। पॉम के अंदर आना पड़ेगा एंड यू नीड टू ऐड दिस प्लगइन, ठीक है। ये वैसे इसके लिए नहीं हो, ये प्लगइन ऐड होगा हमारा पब्लिशिंग के लिए, बट इट इज़ गुड टू ऐड दिस प्लगइन इन योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसमें मैविन कंपाइलर प्लगइन यूज़ कर रहे हैं और अपना जावा वर्जन, डेडिकेटेड वर्जन हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने 17 यूज़ किए, तो आप कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है बट कर सकते हो, दैट इज़ अ गुड वे, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या करनी है? दूसरी चीज़ ये करनी है कि एक आपका ऑलरेडी प्लगइन एडिड आता है, ठीक है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, मैविन प्रोजेक्ट, एक प्लगइन एडिड आता है, जो प्लगइन का नाम होता है स्प्रिंग बूट मैविन प्लगइन। ये ऑलरेडी एडिड होगा, ये आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी एडिड होगा। इसमें बस आपको एक चीज़ ऐड करनी है, विच इज़ स्किप इज इक्वल्स टू में ट्रू, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये स्किप इज इक्वल्स टू में ट्रू लगा दोगे, ठीक है, आपका वो मेन क्लास को फाइंड करना बंद कर देगा, ठीक हो गया जी। तो बस आपको ये चीज़ लगानी है। कंपाइलर प्लगइन लगाते हो लगाओ, नहीं लगाना कोई इशू नहीं है, पब्लिशिंग के टाइम पे तो एनीवेज लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। बट मैंने बता दिया कि आपके प्रोजेक्ट्स में कंपाइलर प्लगइन होना ज़रूरी है, ठीक है। इसी की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो वो वाला इशू हमारा इसके थ्रू हट जाएगा, ठीक है जी। तो आप लोगों को सब समझ आ गया होगा, आई होप, ठीक है, कि हम लोग अपनी कस्टम डिपेंडेंसीज कैसे बनाते हैं। अब हम लोग आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग इस डिपेंडेंसी को, जो हमने बनाया है अभी लाइब्रेरी रीट्राई वाला प्रोजेक्ट, इसको हम कैसे पब्लिश करेंगे अपना मैविन सेंट्रल रेपोजिटरी में, ठीक है जी। तो आप लोग भी बनाओ, तब तक अगली वीडियो आने तक आप लोग अपनी अपनी डिपेंडेंसी बनाओ, फिर साथ में हम लोग पब्लिश करेंगे कहाँ पर? मैविन सेंट्रल रेपोजिटरी में, और गिटहब में भी हम लोग पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है जी। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, बाय बाय।